हाय एवरीवन, माय नेम इज निधि और मैं आपके सामने क्लास 12th का फिजिक्स लेकर आई हूँ, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को जब हम लोग ब्रेक करके लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक। और इलेक्ट्रॉन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि चार्ज कैरियर होता है, और स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है रेस्ट। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं चार्ज एट रेस्ट। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, उसके वजह से होने वाले इफेक्ट्स के बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर में पढ़ेंगे। तो हमारी 12th में इससे रिलेटेड दो चैप्टर है। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर देखते हैं जो कि है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। उसका जो फर्स्ट टॉपिक ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। हम लोग शुरू से बचपन से भी मतलब पहले की भी क्लासेस में पढ़े हैं चार्ज क्या होता है। तो चार्ज किसी भी मैटर का क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टी होता है। जैसे किसी भी मैटर में मास होता है ना, उसी तरह से उस मैटर में चार्ज भी होता है, वो इनबिल्ट होता है। ठीक है, जैसे कोई भी मटेरियल आ रहा है, मतलब वो मास के साथ आ रहा है, उसमें कुछ ना कुछ तो मास होगा ही। सेम उसी तरीके से उस मटेरियल में चार्ज भी होता है। वो अलग बात है, कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कोई नहीं करता, उसको हम लोग आगे चल करके देखेंगे। लेकिन अभी के लिए बस इतना समझ दो कि अगर कोई भी मटेरियल है, उसका मास जिस तरह से उसमें मास होता है, उस तरह से उसमें चार्ज भी होता ही होता है। इवन लकड़ी में भी चार्ज होता है। हम लोग देखते हैं डेफिनेशन क्या है। It is a basic property of any matter due to which it exerts electric force and respond to electric force. जिस तरह से आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा कि कोई भी बॉडी जिसके पास मास है वो ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उनके बीच में। दो बॉडी जिसके पास मास है उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना, उसी तरीके से उस बॉडी में चार्ज भी होगा, और उस चार्ज की वजह से एक अलग फोर्स लगेगा, दैट इज इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज किसी भी बॉडी का, किसी भी मटेरियल का एक बेसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सर्ट करता है या इलेक्ट्रिक फोर्स पे रिस्पॉन्ड करता है। मतलब चार्ज क्या है? इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल ड्यू टू विच इट एक्सर्ट्स इलेक्ट्रिक फोर्स और रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, जैसे कोई भी मैटर है, जैसे समझते हैं कोई भी मैटर है, ठीक है, वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होगा। कोई भी मैटर किससे मिलकर बना होगा? एटम या मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होगा। ठीक है, ढेर सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होगा। वो जो उस ढेर सारे एटम्स में एक सिंगल जो एटम होगा, मतलब सारे एटम किस किस चीज़ से मिलकर बना होगा? एक सिंगल एटम के अंदर क्या क्या चीज़ होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीन चीज़ होता है। मैटर जो कि एटम्स से बना हुआ, एटम खुद किस चीज से मिलकर बनता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से बनता है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही समझते हैं, आगे देखते हैं। सिंपल, चार्ज क्या है? बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सर्ट करता है या इलेक्ट्रिक फोर्स पर रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, इतना इसका डेफिनेशन है। आपका मैटर जो कि एटम से मिलकर बना है, एटम्स जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है एटम के अंदर में। ठीक है, जैसे ये एटम है, ठीक है, तो इसके सेंटर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और रिवॉल्व क्या करता है इसके ऑर्बिट पे? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे देखते हैं, धीरे धीरे करके पहुंच गया। चार्ज बेसिक प्रॉपर्टी होता है किसी भी मटेरियल का जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फोर्स को रिस्पॉन्ड करता है या इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सर्ट करता है। ठीक है, अब देखते हैं कोई भी मटेरियल एटम से, आप समझने की पर्पज से है, कोई भी मटेरियल एटम से बनता है। एटम खुद किस चीज़ से बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। उसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और नेचुरली क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल है अभी इसमें। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा? चार्ज किसी भी मटेरियल का क्या होता है? बेसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सर्ट करता है या इलेक्ट्रिक फोर्स पर रिस्पॉन्ड करता है। ये भी देखा, कोई भी मैटर होता है वो एटम से बना होता है। एटम के अंदर क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कह सकते हैं एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। हम लोग ये देख, मैंने क्या कहा? बेसिक प्रॉपर्टी। तो हर एक बॉडी में चार्ज होता है। अब कोई बॉडी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, कोई बॉडी चार्ज बॉडी होता है, कोई बॉडी चार्ज नहीं होता है। वो क्यों होता है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज,
उसके अंदर मतलब इलेक्ट्रीफाइड और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये दो टर्म है हमारा। इलेक्ट्रीफाइड का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली चार्ज भी बोल सकते हैं या चार्ज बॉडी भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा आपका। अभी देखते हैं क्या होता है, पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल को देखते हैं। जैसे कोई भी मटेरियल आपका है, बना है, छोटे 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 एटम्स होंगे उसके अंदर, लूजली पैक होंगे, ऐसे ऐसे इस तरह से एटम होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक एटम को हम लोग बाहर निकालेंगे, ठीक है। देखिए एक एटम को बाहर निकाल करके समझने के लिए देखेंगे। एक एटम को जो बाहर निकाले ना, तो एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटर में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। तो यही नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इक्वल हो जाता है, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन आपका हो जाएगा, तो बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, तो वो बॉडी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। और बाई कन्वेंशनली हम लोग इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या लेके चलते हैं, नेगेटिव लेके चलते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन को पॉजिटिव मान ले रहे हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल हो गया तो वो बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, उसके पास कोई वो बॉडी अब आप ऐसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ये नहीं कंडक्ट करेगा, ठीक है आपका। तो ये चार्ज बॉडी नहीं होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन एक दूसरे इस तरह से बैलेंस करके रखा हुआ है, इसके पास कोई फ्री चार्ज नहीं है, कोई फ्री चार्ज नहीं है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लो दो बॉडी ले लो, सबके अंदर एटम भरा पड़ा है, दोनों बॉडी में नंबर ऑफ एटम, बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है। सपोज करो एक एटम या एक या नंबर ऑफ एटम से भी एक इलेक्ट्रॉन उठ के इसमें चला आया, ठीक है, चला आया, तो यहाँ पे तो एक वैकेंसी हो गई ना। इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकल करके दूसरे बॉडी पे चला गया तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो जो जैसे एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चल गया तो प्रोटॉन का नंबर तो ज़्यादा हो जाएगा ना इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि मैंने क्या कहा था, ऐसे अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है, ठीक है। अभी तक इक्वल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के चला गया, इस पूरे बॉडी के एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो उस एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज कहलाएगा। और इसमें से निकल करके इस बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा घूम रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन ही ना मूव कर रहा होता है, चार्ज के रेट क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन ही ना। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया है जो कि मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, हम लोगों ने इसको देखा बाय कन्वेंशन ही, लेकिन है तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, तो एक नेगेटिव चार्ज इसके पास एक्स्ट्रा हो गया, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। और इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके चला गया किसी एक एटम में से, या नंबर ऑफ एटम में से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी जा सकता है, हम लोग एग्जाम्पल के लिए एक देखें, तो एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया है, तो उस एक एटम में क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, इक्वल था जो कि अब इक्वल नहीं रहा, एक उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन था दोनों इक्वल था, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर तो अब घट गया ना, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। सो इस बॉडी से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। और आगे देखते हैं, तो चलिए इसमें अब आगे के एग्जाम्पल को समझते हैं, ये आपके बुक का है, तो इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है उसको देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने पहले तो 2 ग्लास का रॉड लिया है, क्या लिया है, 2 ग्लास रॉड लिया है, और दोनों ग्लास रॉड को क्या किया गया है, सिल्क के कपड़े से रब किया गया है। क्या किया गया है, 2 ग्लास रॉड लिया गया है और दोनों ही ग्लास रॉड को अलग अलग सिल्क के कपड़े से क्या किया गया है, रब किया गया है, ठीक है। अब एक रब किया हुआ ग्लास रॉड को हैंग कर दिया गया है, सिल्क के थ्रेड से बांध के उसको लटका दिया गया है।
एक ग्लास रॉड जिसको पहले सिल्क के कपड़े से रब किया गया, उसके बाद उसको क्या किया गया है, एक थ्रेड से लटका दिया गया है, और जो थ्रेड है वो किस चीज़ का है, सिल्क का है। और दूसरा जो ग्लास रॉड है ना, जो कि सिल्क के कपड़े से रब किया गया था, उसको क्या किया गया, उस लटके हुए ग्लास रॉड के करीब ले जाया गया। ठीक है, जब वो लटका हुआ ग्लास रॉड के करीब ये दूसरा वाला ग्लास रॉड जाता है तो क्या होता है, ये जो लटका हुआ ग्लास रॉड है ना, वो इधर की तरफ भागता है, इधर की तरफ, इस एरो की तरफ भागता है। ये जब इसकी तरफ जाता है तो ये इधर भागता है। ठीक है, और जब दोनों सिल्क का कपड़ा जिससे दोनों ग्लास रॉड को रब किया गया था, दोनों को जब आपस में लाया जाता है तो वो दोनों भी एक दूसरे से दूर भागते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दो इबोनाइट रॉड को लिया गया है। ठीक है, रॉड को लिया गया है, दो इबोनाइट रॉड को लिया गया है। ठीक है, दोनों इबोनाइट रॉड को अलग अलग कैट फर से रब किया गया है, और रब करने के बाद एक जो इबोनाइट रॉड है जिसको कैट फर से रब किया गया था, उसको भी लटका दिया गया है सिल्क के धागे से, और दूसरा इबोनाइट रॉड जिसको रब किया गया है कैट फर से, उसको क्या किया गया, लटके हुए रॉड के करीब ले जाया गया। तो क्या देखने को मिला, ये जो लटका हुआ इबोनाइट रॉड है ना, जब ये रॉड उसके पास आता है तो लटका हुआ इबोनाइट रॉड इधर की तरफ, एरो की तरफ भागता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, इवन दोनों का जो कैट फर, अलग अलग कैट फर से जो रब किया गया था, उन दोनों कैट फर को अगर आपस में लाया जा रहा है ना, तो वो दोनों भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या है वो देखते हैं। मैंने क्या कहा था, ऐसे तो न्यूट्रल था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था ग्लास रॉड। ठीक है, कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा था उसमें, लेकिन जब उसको सिल्क के क्लॉथ से रब किया गया तो रब करने के दौरान हुआ ये कि जो ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन था ना, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क के कपड़े में चला गया। ग्लास रॉड का कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क के कपड़े में चला गया। क्यों सिल्क के कपड़े में ही इलेक्ट्रॉन हो गया, सिल्क के कपड़े से भी तो ग्लास रॉड पे इलेक्ट्रॉन आ सकता था ना। तो यहाँ पे ना बात होती है कि हर एक मटेरियल का इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी अलग अलग होती है। ठीक है, तो कुछ के पास ज़्यादा, कुछ के पास कम, ऐसे है। तो यहाँ पे सिल्क के कपड़े में, सिल्क में इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, इसलिए वो ग्लास रॉड से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींच के कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क कपड़े में चला जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, जिस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, सी यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और जिस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन जाता है उसमें नेगेटिव चार्ज हो जाता है। सिल्क के कपड़े में नेगेटिव चार्ज हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकला तो जिस जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकला होगा उस एटम में प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो गई होगी। मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब दोनों इक्वल रहता है तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। वही अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया किसी में से तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो गया ना। वो 5 रुपया था, 5 सिल्क था, 5 इलेक्ट्रॉन था, 5 प्रोटॉन था। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसमें तो अब इलेक्ट्रॉन कितना बच गया, 4, और प्रोटॉन 5। तो प्रोटॉन को मैंने क्या कहा था, प्रोटॉन ज़्यादा है तो पॉजिटिव लेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझना है। अब जब दोनों ही रॉड में पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि दोनों के साथ सेम प्रोसेस हुआ था, तो देखा गया कि जब सेम चार्ज वाला रॉड सेम चार्ज वाले दो रॉड को आसपास लाते हैं तो रिपल्सन होता है, रिपेल करता है। ये रॉड इसको रिपेल कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे कैट फर से कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, इबोनाइट रॉड में। इबोनाइट रॉड को के पास क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा थी, तो कैट फर से इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब प्रोटॉन का संख्या कम और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, मतलब जो मटेरियल है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जब ये नेगेटिव चार्ज वाला रॉड दूसरे नेगेटिव चार्ज वाले रॉड के पास गया तो रिपेल करेगा, दूसरा जो लटका हुआ है उसको रिपेल करेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि ग्लास रॉड तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया था और इबोनाइट रॉड
नेगेटिवली चार्ज था। पहले जो 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 प्रोसेस किए हम लोग, कैट फर से एवोनाइट रॉड को रब किए, सिल्क से ग्लास रॉड को रब किए, तो जो चार्ज डेवलप हुआ था उन दोनों चार्ज वाले, इसमें से एक रॉड, इसमें से एक रॉड ले लिए और ग्लास रॉड वाला जो था उसको टांग दिए, और उसके बाद इवोनाइट रॉड उसके पास लाए, तो देखें कि ये जो लटका हुआ था इसके पास, इसके करीब आने लगा, इसके तरफ खींचा आने लगा, इससे दूर, मतलब दोनों एक दूसरे से दूर नहीं भाग रहा था, ये इसके करीब आने लगा। तो यहाँ पे दिखा कि दोनों अपोजिट चार्ज था, तो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहा था। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि जो सेम चार्ज होगा ना दोनों, तो वो उसमें रिपल्सन होगा, रिपेल करेगा। सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इसमें एक और एग्जांपल हम लोग पिकबॉल का लेकर करते हैं।